बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 21 टॉपिक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके लिए आपको स्टडी करना होगा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969 का। स्टार्ट करते हैं। लॉ को डिस्कस करने से पहले हम एक जजमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो कि रिपोर्ट हुई सीएलडी में 2010 में, सीएलडी पेज नंबर 1377 में। इसमें ऑनरेबल जो कंपटीशन कमीशन था उसने ये हेल्ड किया है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है वो क्या होता है। फंक्शन कॉमनली परफॉर्म बाय अ स्टॉक एक्सचेंज वुड इंक्लूड ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म used for maintaining or providing a marketplace through brokers। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसमें एक मार्केट प्लेस होती है और उसमें ब्रोकर्स जो हैं वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में जो है ये इसको डिफाइन किया गया है स्टॉक एक्सचेंज को कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मार्केट प्लेस के लिए ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स जो हैं वो जो कि मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के वो अ, जो है अपने जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिटेल में जो है लॉ में इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। ये जो लॉ है ये 28 जून 1969 को बनाया गया था, प्रोमलगेट हुआ था। और इस लॉ का जो बेसिक पर्पस है इसके प्रीएम्बल में जैसा कि कहा गया है, इसका जो बेसिक पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स है और डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। ये इसका बेसिक पर्पस है, इस पर्पस के लिए ये लॉ बनाया गया। फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव में इसके प्रीएम्बल में ये कहा गया है कि ये यूनिफॉर्मिटी के लिए फेडरल लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरी था कि ऐसा लॉ बनाया जाए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में ये यकसा सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए फेडरल लेजिस्लेशन ने जो है ये लॉ ड्राफ्ट किया, यानी ये किसी प्रोविंस ने लॉ ड्राफ्ट नहीं किया बल्कि ये फेडरल लेजिस्लेशन ने ड्राफ्ट किया ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा जो सिस्टम है वो गवर्न हो सके। सेक्शन 1 जो है ये लॉ का नेम डिफाइन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969 इस लॉ को कहा जाएगा। और ये लॉ जो है पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड करता है, पूरे पाकिस्तान में ये लॉ एप्लीकेबल है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट के जरिए जो है इसको अपॉइंट करेगी। और सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशन से रेलेवेंट है। अब इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी, ज़्यादा वो डिटेल में यहाँ पे नहीं गए। सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। अब एजेंट जो है इससे मुराद, जहाँ पे भी आप इस लेक्चर में एजेंट की टर्म यूज़ करेंगे या डिस्कस करेंगे तो एजेंट से मुराद होगा कि ऐसा शख्स जो कि अपॉइंट करता है कोई भी मेंबर तो उसके बिहाफ पे एक्ट करे। यानी कोई भी मेंबर जो किसी दूसरे के बिहाफ पे एक्ट करता है उस एजेंट कहते हैं। लेकिन ये इसको रिकग्नाइज भी किया जाना चाहिए एक्सचेंज की जानिब से। एक्सचेंज को भी फर्दर आगे डिफाइन किया गया है, वहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक्सचेंज की क्या डेफिनेशन है। अब ना सिर्फ कोई शख्स उसको अपॉइंट करता है बल्कि एक्सचेंज जो है वो भी रिकग्नाइज करता है, तब हम ऐसे शख्स को एजेंट कह सकते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक। जबकि एसोसिएट से मुराद कोई भी पार्टनर, कोई एम्प्लॉय या कोई ऑफिसर या कोई भी डायरेक्टर जो है वो किसी मेंबर का हो सकता है, उसे हम एसोसिएट कहेंगे। बैंक की जहाँ तक बात है तो बैंक की जो टर्म है ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में जो डिफाइन की गई है, बैंक से मुराद वही बैंक होगा। और जनरली अगर हम देखें जो भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम चूंकि बैंक की डेफिनेशन में फॉल करते हैं लिहाजा वो बैंक कहलाएंगे। ब्रोकर को डिफाइन किया गया है क्लॉज सी में। ब्रोकर से मुराद है कोई भी ऐसा शख्स जो इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट करता है, जो सिक्योरिटीज का बिजनेस करता है, सिक्योरिटीज में डील करता है दूसरों के लिए। यानी वो सिक्योरिटीज अपने लिए सेल या परचेज नहीं करता बल्कि अपने क्लाइंट के बिहाफ पे या उसको सेल करता है या परचेज करता है उसमें
ट्रांजैक्शंस डिफरेंट किस्म के करता है, उसे हम ब्रोकर कहेंगे। जो दोबारा मैं बता देता हूँ, ऐसा एजेंट जो कि अपने क्लाइंट के लिए सिक्योरिटीज को या सेल करता है या परचेज करता है, उसे हम ब्रोकर कह सकते हैं। अब हम आते हैं सेंटर डिपॉजिटरी की तरफ। सेंटर डिपॉजिटरी को डिफाइन करते हैं। इससे मुराद ऐसी कंपनी है जिसको फॉर्म किया गया, इस्टेब्लिश किया गया ऑपरेट करने के लिए ऐसे सिस्टम को जो कि सेंट्रल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी से मुतल्लक है, चाहे वो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं एक्सचेंज पे या कि वो लिस्टेड ना हो। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि इसमें एंट्रीज जो की जाती हैं, वो एंट्रीज जो हैं सिक्योरिटीज़ की, वो फिज़िकली स्क्रिप्ट्स उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि सारा जो रिकॉर्ड है ये ऑनलाइन होता है, ये कंप्यूटराइज होता है, और विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्क्रिप्ट्स जो है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तमाम कंपनीज के। अगर इसी डेफिनेशन को मुख्तसर तौर पर डिस्कस करें तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी ऐसी कंपनी होती है जो लोग शेयर सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उनका प्रॉपर जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता है सीडीसी में, और उनके जो शेयर्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं उनके पास मौजूद होती हैं सीडीसी में कंप्यूटराइज डाटा की शक्ल में। और वहाँ पे फिजिकल जो डिलीवरी है, यानी फिजिकली कोई सर्टिफिकेट आप किसी को नहीं देते, ना ही कोई सर्टिफिकेट आपसे वसूल करता है, बल्कि उसका जो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली वो सीडीसी के डेटाबेस में मौजूद होता है। स्क्रिप्ट से मुराद होता है कि कोई भी जो सर्टिफिकेट है, यानी अगर किसी ने कोई शेयर खरीदे हैं, उसके एविडेंस के तौर पर उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, दैट वुड बी स्क्रिप्ट्स। या कोई और सिक्योरिटी है, उसके जो है वो एविडेंस के तौर पे एक बंदे ने सिक्योरिटी परचेज की, उसके एविडेंस के तौर पर उसको एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट दे देगा, हम उसे स्क्रिप्ट जो है वो कहेंगे। तो ये फिजिकल स्क्रिप्ट की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली तमाम डाटा जो है अपने पास सेव रखता है सीडीसी जो है। कमीशन से मुराद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और कमोडिटी एक्सचेंज से मुराद है जहाँ पे कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। और इसमें जो है ट्रेडिंग शामिल है कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इनको फर्दर डिफाइन किया गया है। फ्यूचर कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें परचेज की बात की जाती है, सेल की बात की जाती है किसी पार्टिकुलर कमोडिटीज के हवाले से, और इसकी जो प्राइस है वो स्पेसिफाइड होती है इन कमोडिटीज़ की। और इसमें सेटल किया जाता है कि इन कमोडिटीज़ को कैसे डिलीवर किया जाएगा, कैश के हवाले से डिस्कस किया जाता है। और एक्सचेंज जो है ये इन तमाम मामलों को देखता है, और एक्सचेंज ऐसा जो कि रजिस्टर्ड होता है कमीशन से मुराद है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। और ये जो कमोडिटीज़ है ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करता है कोई एक्सचेंज। एक्सचेंज खुद जो है वो कमीशन से बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होता है। और जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं उनमें जो एक्सप्रेशन में वर्ड कमोडिटी यूज़ किया गया है, जो हमने भी डिस्कस किया है, कमोडिटी से क्या मुराद है, उसमें कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन से जो आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसके क्या है। कमोडिटीज़ में इंक्लूडेड है कोई भी एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और एनर्जी गुड्स, या और किसी किस्म के कोई भी प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर्ड हो गई हैं या जो प्रोसेस हुई हैं इन ही गुड्स से, उन्हें हम कमोडिटी कहेंगे बेसिकली। इसके अलावा जिनके यहाँ पे नाम मौजूद नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम कमीशन जो है किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड को जो है कमोडिटी के तौर पर डिफाइन कर सकता है। इसके लिए उसको नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गेजेट में, हम उसे भी कमोडिटी पे कह सकेंगे। हम जो वर्ड अभी यूज़ कर रहे थे एक्सचेंज, और रिपीट कर रहे थे बार बार, एक्सचेंज से क्या मुराद है। एक्सचेंज मींस अ स्टॉक एक्सचेंज और अ कमोडिटी एक्सचेंज। तो जहाँ पे भी टर्म एक्सचेंज यूज़ होगी इससे मुराद या तो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या कमोडिटी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंज कहा गया है इससे मुराद स्टॉक एक्सचेंज होगी। तो ये वही स्टॉक एक्सचेंज है जो आप देखते हैं कि इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये वही बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर्स का और सिक्योरिटीज़ का बिजनेस होता है। हम उसी से मतलब जो है आज इसके रेगुलेशंस जो हैं
वो भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करना है। इशूअर जो है, इशू से वर्ड निकला है, इसका मतलब जो जारी करता है। तो इससे मुराद कोई भी पर्सन है। पर्सन को भी आगे डिफाइन किया गया है, वहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। जिसको पर्सन इशू करता है या प्रपोज करता है कि उसको इशू करना है किसी सिक्योरिटी को, उसे हम इशूअर कहेंगे। यानी एक कंपनी शेयर इशू करना चाहती है या उसने शेयर इशू किए हैं, ऐसी कंपनी को हम इशूअर कहेंगे। और मेंबर से मुराद है जो कि एक्सचेंज का मेंबर है। यानी अगर ये एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर है, उसे हम मेंबर कहेंगे। यहाँ पे जो भी टर्म एज मेंबर यूज होगी, उससे मुराद होगा किसी एक्सचेंज का मेंबर। जैसे कि हमने पर्सन को भी डिस्कस किया था, पर्सन से मुराद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई फर्म या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें कंपनी भी शामिल है। और ये जो पर्सन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। जुरिडिकल से मुराद है जिसका कानूनी तौर पे कोई ताल्लुक हो, जो कानूनी हैसियत रखता हो, जिसकी कानून में वर्थ हो। आर्टिफिशियल से मुराद है मसनूई, यानी नेचुरल पर्सन नहीं। नेचुरल पर्सन यहाँ पे जो टर्म यूज की गई, इससे मुराद कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, बल्कि इससे मुराद कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या कंपनी भी हो सकती है। ये तमाम इसमें इंक्लूडेड है। तो एक कंपनी को हम पर्सन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ की गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक्चुअली अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती टर्म। बेसिकली जो कुछ हिंदू बिजनेसमैन हैं, उनका उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनमें से कुछ लोगों की ट्रेडिशंस ऐसी होती हैं कि वो एक फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं और उसको डिवाइड नहीं करते, बल्कि वो फैमिली से फैमिली की तरफ चलता रहता है बिजनेस, और ये उसको डिवाइड करना अच्छा नहीं समझते। इसलिए इसको लिए जो टर्म यूज होती है, वो HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की टर्म जो है वो यूज होती थी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। सिक्योरिटी से मुराद है कोई भी स्टॉक, ट्रांसफरेबल शेयर, सिक्योर मुदारबा सर्टिफिकेट्स, नोट, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी के डेफिनेशन में फॉल करता हो, हम उसे सिक्योरिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि कुछ ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम सिक्योरिटी नहीं कह सकते, जैसा कि कोई भी करेंसी या कोई भी नोट, कोई भी ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज या बैंकर्स एक्सेप्टेंस, हम इसे जो है वो सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। बाकी ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा मामला है, वो ये कि इसमें ये कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्शंस में आ जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके लिए जो लॉ है सिक्योरिटी एक्ट 1920, जिसके एक्सेप्शन में आ जाता है। और इसके अलावा जो बोनस इंटाइटलमेंट वाउचर्स हैं या कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के जो मामला थे, ये इसमें जो है ये आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, स्पेसिफिकली एक्सचेंज का वर्ड तो हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको डिफाइन किया। जब स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज से मुराद कोई पर्सन है। हमने ऊपर डिस्कस किया, पर्सन में कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। यहाँ पे आपने एज्यूम करना है कि कोई कंपनी, तो कोई भी पर्सन जो है मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है मार्केट प्लेस, यानी ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप सेल या परचेज कर सकें। क्योंकि मार्केट में अगर हम जनरली देखें, तो उसमें कोई चीज़ या हम सेल कर रहे होते हैं या हम परचेज कर रहे होते हैं। और या वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बायर्स और सेलर्स को सिक्योरिटीज के हवाले से, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नॉर्मली कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, तो ये एक मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे हम सेलिंग और बाइंग करते हैं सिक्योरिटीज की और डिफरेंट शेयर्स की। तो ट्रांसफर एजेंट से मुराद भी कोई एक पर्सन है जिसे ईश्वर अपॉइंट ईश्वर की जानब से जो अपॉइंट होता है, जो उसको असिस्ट करता है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को इशू करता है। और कॉमनली जो है इसे हम रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं। मुदारबा सर्टिफिकेट की जो टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट से मुराद
वो सर्टिफिकेट होगा जो कि मुतारबा कंपनीज एंड मुतारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980 में डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे जो टर्म हम कोई ऐसी टर्म जो रह गई हो जो हम इस में डिस्कस करेंगे इस लॉ में और उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया तो इससे मुराद वही होगी जो कि कंपनीज के कानून में बयान की गई है। तो यहाँ पे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन मौजूदा दौर में हम इसे कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि 1984 का लॉ जो है वो रिपील हो गया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक है। इसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में जो है ये क्लियरली कहा गया है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त तक अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, अपने फंक्शंस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, जब तक कि वो बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं होता इस ऑर्डिनेंस के तहत। और अथॉरिटी जो है वो उसको डिटरमिन करेगी कि कितने स्टॉक एक्सचेंज जो है किस जगह पे होने चाहिए। तो लिहाजा कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है जब तक वो इस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक वो अपने फंक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। सेक्शन 4 में रजिस्ट्रेशन के एलिजिबिलिटी बताई गई कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। कोई भी एक्सचेंज जो ये कंडीशंस फुलफिल कर लेती है और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेती है, जैसा कि कहा गया कि फेयर डीलिंग्स के हवाले से, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स के हवाले से और सस्टेनेबल इकोनॉमिक वायबिलिटी के हवाले से, अगर वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन की तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो उनकी जो कंडीशंस और रिक्वायरमेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया वो क्या हो सकती हैं। वो जो कंडीशंस और रिक्वायरमेंट है ये सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि उनके जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उनका जो एडमिशन है, एक्सक्लूजन है कि किस तरह उनको एडमिट किया जाएगा, कैसे एक्सक्लूड किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, या उनकी कैसे एक्सपल्शन होगी, या उनका दोबारा कैसे ये एडमिशन होगा। ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल करना पड़ेंगे किसी भी एक्सचेंज को रजिस्टर होने के लिए, तब वो एलिजिबल हो सकती है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाएगा, उनके पावर्स गवर्निंग बॉडी की देखी जाएगी, और उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है किसी क्लास से या क्लासेस ऑफ पर्सन से या प्रोफेशन से, और उनके जो गवर्निंग बॉडी एक्सचेंज की या उस वाले से जो कमिटीज़ हैं, उन तमाम की जो एलिजिबिलिटी है उनको परखा जाएगा। और इसी तरह कि ये देखा जाएगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वो इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो बिजनेस की रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, उनको तमाम रिस्ट्रिक्शंस फुलफिल करना होंगे। उनका मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स रेगुलेशंस, बाई लॉज जो है एक्सचेंज की, इन तमाम को जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा। उनका जो अकाउंट्स हैं, उनका जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो ऑडिट है सिस्टम, उस तमाम सिस्टम को जो है देखा जाएगा। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि ये एलिजिबिलिटी जो है ये कमीशन दिखेगा, उसके बाद जो है वो रजिस्टर कर सकता है किसी भी एक्सचेंज को। सेक्शन 5 में रजिस्ट्रेशन बताई गई है कि जो भी एक्सचेंज, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, एलिजिबल होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो अप्लाई कर सकती है कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए। और एप्लीकेशन के साथ साथ वो एक प्रिस्क्राइब जो फ़ी कमीशन ने मुकर्रर की है वो फ़ी भी लाजमी तौर पे सबमिट करवाएगी। और कमीशन अगर इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाई होता है या उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको सेटिस्फाई होता है कि इसको रजिस्टर होना चाहिए, तो कमीशन उनको रजिस्टर करेगा। लेकिन वो ये देखेगा कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करें एक्सचेंज या नहीं। वो क्राइटेरिया क्या है कि एक्सचेंज जो क्या रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल है। दूसरी बात ये कि क्या ये ट्रेड के इंटरेस्ट में है कि ऐसे एक्सचेंज को रजिस्टर किया जाए, और क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ऐसे जो एक्सचेंज उसको रजिस्टर किया जाए। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है इन हवालों से कमीशन, तो कमीशन जो है वो ग्रांट कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसे एक्सचेंज को। तो जैसे ही एक्सचेंज रजिस्टर हो जाएगी तब वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और की गई कि अगर रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया गया, तो रिफ्यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उनको मौका दिया जाएगा, उस पार्टी को, उस कंपनी को, कि उनकी बात को पहले सुना जाए। जब तक उनको ये अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती, जब तक उनकी बात को सुना नहीं जाता, तब तक कमीशन जो उनके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता या रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह सेक्शन 5 ए में कहा गया कि जो भी ब्रोकर्स हैं या एजेंट्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हों कमीशन के साथ। और जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होते और इस प्रेस्क्राइब फीस सबमिट नहीं करवाते और चार्जेस नहीं करवाते और कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तब तक कोई भी ब्रोकर या एजेंट जो है
وہ اپنے بزنس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. لا نے یہ جو ہے پرسکرائب کر دیا ہے. اسی طرح سیکشن 5 ہے اکاؤنٹس کے اینول رپورٹس کے حوالے سے، کہ ہم نے یہاں پہ جو ڈسکس کیا ہے ایکسچینج کے حوالے سے. ایکسچینج اس کا جو ڈائریکٹر ہے، ان کے جو آفیسر ہیں، ممبر ہیں، وہ پریپیئر کریں گے، مینٹین کریں گے بکس آف اکاؤنٹس اور ایسے ڈاکومنٹس جن کو فرام ٹائم ٹو ٹائم کمیشن پرسکرائب کرے گا. اور یہاں پہ ایک بات اور یاد رہے، وہ یہ کہ کمیشن جو ہے وہ کبھی بھی ان ڈاکومنٹس کی انسپیکشن کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے. اور ہر جو ایکسچینج ہے وہ کمیشن کو سبمٹ کروائے گی اپنی اینول رپورٹ اور پیریوڈیکل رپورٹ. جو پیریوڈیکل ریٹرنس جو ہیں وہ سبمٹ کروائے گی، جیسا کہ کمیشن فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کو پرسکرائب کرے گا. اور اسی طرح ایکسچینج اور اس کا ہر ڈائریکٹر، آفیسر اور ممبر جو ہے وہ ایسے ڈاکومنٹس بھی فرنش کر سکتا ہے، کرے گا بلکہ، اور انفارمیشن فرنش کرے گا، ایکسپلینیشن فرنش کرے گا، جس کو کمیشن پرسکرائب کرتا ہے نوٹس دے کے، اور آرڈر کرتا ہے کمیشن کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے، وہ پھر سبمٹ کروانا ہوں گے، فرنش کروانا ہوں گے. اور ایکسپلینیشن اگر مانگتا ہے تو وہ ایکسپلینیشن دینا ہوگی. اس حوالے سے کمیشن ایک آرڈر ایشو کر سکتا ہے ان رائٹنگ، اور ان رائٹنگ آرڈر کر کے وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے وہ ریکوائر کر سکتا ہے. سیکشن 7 میں کینسلیشن آف رجسٹریشن ہے. اگر کوئی بھی ایکسچینج جو ہے یا اس کا ممبر یا ڈائریکٹر وہ کنٹروین کرتا ہے کوئی بھی پروویژن جو ہم نے اوپر ڈسکس کی لا کی، یا وہ نیگلیجنس کمٹ کرتا ہے، یا وہ جو ریکوائرمنٹ ان کو کمپلائی نہیں کرتا اس آرڈیننس کے تحت یا رولس کے تحت یا ریگولیشن یا ڈائریکشن کے تحت، تو کمیشن جو ہے ان کی جو رجسٹریشن ہے ان کو کینسل کر سکتے ہیں. یا کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ انویسٹرز کے پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے، یا فیئر ڈیلنگس کے لیے، فیئر ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو یہ اقدامات کر سکتا ہے کینسلیشن کے حوالے سے. ان میں یا تو وہ رجسٹریشن سسپینڈ کر سکتا ہے، اس طرح ایکسچینج کا بزنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، یا وہ رجسٹریشن کینسل کر سکتا ہے کمیشن. یا جو گورننگ باڈی ہے ایکسچینج کی، تو وہ ایکسچینج کی گورننگ باڈی کو سپر سیڈ کر سکتا ہے، یعنی اس کی جگہ کوئی اور گورننگ باڈی اپوائنٹ کر سکتا ہے کمیشن اپنی مرضی سے. یا وہ سسپینڈ کر سکتا ہے، ریموو کر سکتا ہے کسی بھی ڈائریکٹر کو، کسی آفیسر کو، یا کسی ممبر کو، یا جو اس کی ممبرشپ ہے ایکسچینج کی اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ دوبارہ یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے کہ کینسلیشن یا سسپینشن سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ اس کمپنی کو، اس پارٹی کو، یا اس ایکسچینج کو جو ہے وہ سننے کا موقع دیا، اس کو اپنی بات سنانے کا موقع دیا جائے گا. جب تک وہ یہ اپرچونیٹی نہیں دی جاتی تب تک کوئی ایسا فیصلہ کمیشن نہیں کرے گا. اور اسی طرح یہ سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا ہے، جیسا کہ گورننگ باڈی کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کو سپرسیڈ کیا جائے گا. جو گورننگ باڈی اپوائنٹ کرے گی کمیشن، اس کو سپرسیڈ کرنے کے بعد اس حوالے سے کمیشن باقاعدہ اسپیسیفائی کرے گا نئی گورننگ باڈی کے لیے کہ وہ کن رولز کے تحت اپنا جو ورک ہے، اپنا جو فنکشن اس کو کنٹینیو کرے گی. اس صورت میں ان کے ڈیوٹیز کو، ان کے پاورز کو اسپیسیفائی کرنا یہ کمیشن کے اختیارات میں ہے. سب سیکشن 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کمیشن کا جو میمورینڈم ہے، یا اس کے جو آرٹیکلس آف ایسوسیشن ہے، یا جو لا ہے فار دا ٹائم بینگ، جو کمیشن آرڈر کرتا ہے یہ ان پہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کسی لا نے یا میمورینڈم میں یا آرٹیکل میں کوئی بھی بات کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کمیشن کے جو انسٹرکشنز ہیں یا ان کے جو آرڈرز ہیں ان کی اہمیت ہوگی ان کے باوجود. اور کوئی بھی ایسا آرڈر جو ہے وہ نہیں کر سکتا کمیشن، یا ایسا آرڈر کہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اگر کوئی کانٹریکٹ ایکسچینج نے کیا ہو جو کہ لا فلی انٹرڈ ہو کانٹریکٹ میں. یعنی کوئی بھی جو لیگل کانٹریکٹ ہے یا لا فل کانٹریکٹ ہے اس پہ کمیشن کے احکامات زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے. یعنی اگر ایکسچینج نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، اگر ایکسچینج کو کینسل کر دیا جاتا ہے کمیشن کی جانب سے، کسی پارٹی نے ایکسچینج کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تو اس پارٹی کو جو ہے وہ کوئی لاس نہیں ہوگا، اس کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، اس کا افیکٹ صرف ایکسچینج کے اوپر ہی ہوگا. اسی طرح سیکشن 8 جو ہے یہ ریسٹرکشنز ہیں ڈیلنگز اینڈ سیکورٹیز کے حوالے سے. تو فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کمیشن وہ پرسکرائبس کر سکتا ہے ریسٹرکشنز ڈیلنگز کے حوالے سے. اور کوئی بھی بزنس جو ہے وہ ٹرانزیکٹ نہیں کیا جائے گا کسی بھی ایکسچینج میں جب تک کہ کوئی کمپنی ایکسچینج میں لسٹڈ نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے
कि लिस्टेड कंपनी अपने शेयर जो है वो सेल परचेज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हवाले से। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि जनरली ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो भी कंपनी शेयर सेल या परचेज करना चाहती है उसके लिए लिस्टेड होना ज़रूरी है किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और अगर कंपनी को किसी वजह से डीलिस्ट किया गया, यानी उसकी जो लिस्टिंग है उसको ख़त्म कर दिया गया फॉर द टाइम बिंग, इसके बावजूद कमीशन जो है उनको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दे सकता है कि 6 माह तक वो अपने इस बिजनेस को, शेयर के सेल परचेज को कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 मंथ्स का ये टाइम पीरियड जो है कमीशन उनको दे सकता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक एज ए डीलर डील नहीं कर सकता शेयर्स या सिक्योरिटीज के हवाले से जब तक कि वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर ना हो, नंबर वन। नंबर टू, वो जिस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है सिर्फ उस स्टॉक एक्सचेंज की हद तक वो डीलिंग्स कर सकता है। मसलन एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का डीलर हो, सिर्फ इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की हद तक डीलिंग कर सकता है। अगर कोई कराची स्टॉक एक्सचेंज का डीलर है तो सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज के हद तक डीलिंग कर सकता है, वो इस्लामाबाद में ऐसे डीलिंग नहीं कर सकता। और इसी तरह कोई भी जो ब्रोकर है या जॉबर, उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड हो, रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और इसी तरह कोई भी जो प्रोहिबिशंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं है डिस्काउंटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो डिस्काउंटिंग का बिजनेस करते हैं, ये जो प्रोहिबिशंस हैं ये उनके लिए नहीं है। अब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की जहाँ तक बात है, सेक्शन 9 है। जो इश्यूअर है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में, उसके साथ एक कॉपी होगी एप्लीकेशन की जो कि कमीशन को मूव की जाएगी। उसमें कहा जाएगा कि उनकी कंपनी को या उनके इदारे को लिस्टेड कर दिया जाए। तो जो एप्लीकेशन है स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज जो इंक्वायरी करेगा और देखेगा कि क्या एप्लीकेंट ने कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं। अगर उसने एप्लीकेशन कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं तो उस सूरत में वो उस कंपनी को लिस्टेड कर देगा, यानी अपने स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसको उसकी लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा और उनकी शेयर्स की डीलिंग हो जाएगी। और अगर स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज कर देता है, वो लिस्ट नहीं करता किसी कंपनी को, तो कमीशन को वो जो कंपनी है कमीशन को एप्लीकेशन या पिटीशन मूव कर सकती है। और उस सूरत में जो कमीशन है वो स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इस कंपनी को लिस्टेड कर लें, आप इस कंपनी को लिस्ट कर लें। उस सूरत में स्टॉक एक्सचेंज की ड्यूटी होगी कि ऐसी कंपनी को वो लिस्ट करें। हाँ, अलबत्ता अगर कमीशन या स्टॉक एक्सचेंज ये देखता है कि जो एप्लीकेशन मूव की गई उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, या ईश्वर जो है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रहा, या कुछ कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, या ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि उसको लिस्ट किया जाए, उस सूरत में जो है उसको कहा जाएगा कि अपनी डेफिशिएंसी को करेक्ट करें, या जो इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्लाई करने और कंडीशंस जो इम्पोर्टेंट है उनको कंप्लाई करें। अदरवाइज जो है उनकी लिस्टिंग को रिवोक कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है। और जो लिस्टेड सिक्योरिटी डीलिस्ट हो जाती है, तो जो डीलिस्ट हो जाती है उस सूरत में जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन दे के जो है वो उसको दोबारा लिस्टिंग के लिए कह सकता है, कि ये कह सकता है कि उसको डीलिस्ट ना किया जाए, लेकिन उसमें फिर उसको जो कंडीशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी होगा, वरना उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए या अप्रोप्रिएट कंडीशंस के लिए। और इसी तरह जो कंपनी जो कमीशन जो है, एप्लीकेंट अगर एप्लीकेशन मूव करता है तो स्टॉक एक्सचेंज को डीलिस्ट करने के लिए कह सकता है। यानी कंपनी चाहती डीलिस्ट हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज नहीं डीलिस्ट करे, तो उस सूरत में कमीशन जो है ये कह सकता है कि इसको डीलिस्ट कर दिया जाए। और डीलिस्ट होने के बाद जो है डीलिस्ट के अलावा जो है वो सब सेक्शन 7 में ये कहा गया कि कमीशन या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अगर ये देखता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सस्पेंड कर सकता है 60 डेज के लिए कंपनी के मामलात को। और इसी तरह सेक्शन 10 जो है इसमें ये कहा गया है कि किसी भी हवाले से जो है जब तक सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक कमीशन या स्टॉक एक्सचेंज कोई भी फैसला नहीं करेगा। तो ये सेक्शन 10 में जो है कंपलसरी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए कहा गया कि जो जिनके लिए कमीशन समझता है जरूरी है इनकी लिस्टिंग होना